हेलो बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली। प्रीवियस वीडियो में हमने संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया तक कंप्लीट कर लिया था। इनको डिटेल में जानना है, लेकिन इससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले बात आती कंकाली रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, तो आपको बता दूं कि असंतुलित रासायनिक अपक्रिया जो है, इसी का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, कंकाली समीकरण या कंकाली रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब भी क्या होता है कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। तो पहले इनको हमें बैलेंस करना होता है। इसके पहले हमने क्या जाना कि कभी भी हम क्या करते हैं, जो हमारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है, इसको बाईं ओर लिखते हैं और दूसरे पार्ट को दाईं ओर लिखते हैं। इसमें जो हमारा क्या होता है, ये बाईं ओर की चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और दाईं ओर की जो चीज़ें हमको मिलती हैं, उनको उत्पाद कहते हैं। तो इस तरीके से बेसिक हमने जान लिया। इसके पहले हमने थोड़ा सा कैसे जाना कि रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि दो तरीके से लिखते हैं। एक तो हम थ्योरी में लिखते हैं और दूसरा इसके फॉर्मूलाज में लिखते हैं। और साथ ही साथ हमने जाना उत्पाद क्या होता है। उत्पाद क्या होता है, जब अभिकारक आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, तो यहाँ पे जो भी हमको प्राप्त होगा, यही हमारा उत्पाद कहलाएगा, ये हमारा अभिकारक कहलाएगा। तो ये चीज़ हमने अच्छे से जान ली। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था लिखने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो शब्द समीकरण लिख सकते हैं, दूसरा इसका सांकेतिक जो मेथड है उस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी समरी, जो कि हमने पहले से पढ़ाई कर रखी है, चीज़ों को रिवीजन कर लिया एक बार। अब चलते हैं हम आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजन अपक्रिया की। तो चलिए फटाफट से चलते हैं संयोजन अपक्रिया की तरफ। क्या कहा जा रहा है संयोजन अपक्रिया में, संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक के एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए होगा और बी होगा, दो अभिकारक होंगे और ये मिल करके एक साथ ए बी हमको फॉर्म करेंगे। तो जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास में, और H2O यानी कि वाटर है हमारे पास में। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराया तो CaOH का होल ट्वाइस हमको प्राप्त हुआ। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये A है और ये B है, यहाँ से हमको क्या मिला, AB मिला। यही हमारा फॉर्मूला कहता है कि जब दो अभिकारक को मिला करके कोई एक उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। नीचे देखिए लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल, ये हमारा क्या है, CaO है ना, CaO को क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। H2O को क्या कहेंगे, जल कहेंगे। और CaOH का होल ट्वाइस जो मिला, इसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हो गई हमारी संयोजन अपक्रिया। इसमें नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया है, ये हमारा चूना है। परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दो अभिकर्मक हैं, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब हमने वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए हैं और कैल्शियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लिया है, दोनों को मिला करके हमने जो प्राप्त किया उसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे थोड़ी और डिटेल जानते हुए, इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। एक अवक्षेपण अपक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार की पुताई की जाती है, तो वायु में उपस्थित CO2 से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत बनाता है। इसके साथ जल का भी निर्माण होता है, जो वाष्पीकृत हो जाता है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि चूना जो होता है, चूने में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, ऊष्मा को बाहर निकालने लगता है। बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, उससे प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमारे पास है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे ही रिएक्ट कराया, तो Ca और CO2 जो है, एक O यहाँ से लेके CaCO3 निकल गया, बचा क्या है, हाइड्रोजन दो बच्चे हैं और ऑक्सीजन एक। यहाँ देखिए OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने, दो, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, दो। तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो बचा क्या, एक ऑक्सीजन और दो
हाइड्रोजन, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से कुछ और रिएक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक रिएक्शन से क्या पता वो पेपर में आ जाए तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोयले का जलना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाता है हमारा। जल का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कराया तो H2O हो गया हमारा। सल्फर डाइऑक्साइड का S प्लस O2 SO2 हो गया हमारा। जंग का लगना S प्लस O2 SO2 हमारा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ऊष्मा के आधार पर आखिर अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता दूं, ऊष्मा के आधार पर बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि CH4 है हमारे पास, मेथेन है, और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। तो ये हमारी क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं। श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जिसमें कोशिकाएं श्वसन दौरान ऊष्मा, आपने देखा होगा हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो अगर आपने हाथ को आगे लाया होगा मुंह के आगे तो देखो गरम गरम सा लगता है। इसका मतलब हीट जो है सांस के थ्रू बाहर निकल रही है, तो इसलिए ये भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या दिया गया है, साग सब्जियों का सड़ना या गले घास फूस विघटन होना, डिकम्पोज होना। आपको पता ही है कोई भी चीज़ जब क्या होती, सड़ने लगती है तो वो अपने साथ हीट को क्या करती है, रिलीज़ करना शुरू कर देती है। और जब भी हीट बाहर निकलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पे उदाहरण मैंने आपको समझाया, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अब दूसरे नंबर की बात आती ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण। वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन इसमें हीट क्या होगी, बाहर ना निकल करके हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए दिया है BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl, तो यहाँ से BaCl2 हो गया और 2NH4OH हमारा जो है वो निकल गया। तो ये एक रिएक्शन दी गई है, मैं और भी इजी रिएक्शंस आपको बताऊंगा तो टेंशन नहीं लीजिए। तो ये हमारी हो गई। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारी आती है क्या, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन यानी कि टूटना, वियोजन मतलब टूटना। तो कह रहे वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात आती है तो उसमें वियोजन, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा। अब किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, हीट देनी होगी। हीट को ट्रायंगल शेप से हम दिखाते हैं, त्रिभुज के आकार से हम दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या FeSO4 है यानी फेरस सल्फेट है, तो जैसे इसको हीट किया तो क्या हुआ, ये Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में ब्रेक हो गया। इससे आसान एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो ये तो हमारी हो गई हीट के द्वारा क्या करना, ब्रेक करना। इसी के बाद इसमें दूसरा नंबर आता है जब हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, आयंस के थ्रू हम क्या करते हैं, इनका ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे 2H2O है तो हाइड्रोजन पे चार्ज है क्या प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज है क्या, तो देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या होता है कि AB प्रोडक्ट है वो ब्रेक होगा हमारा किसमें, A और B में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं किसी भी चीज़ को। तो दो तरीके तो हो गए। तीसरा क्या है, फोटोलिसिस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड है
हमने क्या किया, सनलाइट दी तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। या क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है तो सेम काम करेंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये 3 तरीके से कंप्लीट की जाती हैं। पहला हीट दे करके, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके, और तीसरा इनका क्या, फोटोलाइसिस करवा करके इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बात तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या आती है हमारे पास में, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास ए है और क्या है, बी सी है, ये अभिकारक हैं, तो इसमें क्या होगा, ए और सी एक साथ हो जाएगा और बचा हुआ पोर्शन हमारा जो है यहाँ बचा रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से तोड़ करके अलग कर देता है या विस्थापित कर देता है, उन्हीं को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब बात आई कि क्रियाशील और कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील कैसे पहचानेंगे, तो आपको बता दें इसके लिए हमारा क्या है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज़ यानी कि क्रियाशीलता की एक सीरीज़ दी जाती है, जिसको आपको याद रखना होगा। कैल्टिना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्या, सिल्वर ऑडी। तो ये एक तरीका है आपको याद करने का। तो आप चाहे ऐसे भी याद कर सकते हैं या अपना खुद से भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या एफ ई है, एफ ई है हमारे पास में, और क्या है, CuSO4 है। तो इसमें क्या है, कॉपर, और ये हम क्या करेंगे, FeSO4 को ले लेंगे, एक साथ लिख देंगे और कॉपर को अलग लिख देंगे। तो वही बात हुई ना, ये A है, ये क्या है, BC है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, AC मिल गया, और यहाँ पे हमें B मिल गया। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें ब्रेक करते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को अलग कर देता है और अपने साथ में अटैच कर लेता है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक सल्फेट से अलग कर देता है, और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु लोहे की कील विलयन में डालते ही कॉपर के विस्थापन के कारण भूरे रंग की हो जाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, उसका कलर क्या था, ब्लू था, लेकिन जैसे ही हमने उसको क्या किया, ब्रेक डाउन कराया आयरन के साथ में, तो आयरन में जैसे ये अटैच हुई तुरंत इसका कलर क्या हो गया, भूरा यानी कि ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलते एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, ZnCuSO4, तो ZnSO4 एक साथ हो गया और Cu अलग हो गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है। PbCuCl2 है तो PbCl2 हो गया, Cu हो गया, बहुत ही आसान है। CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं, Zn को जिंक, तो जिंक और सल्फेट एक साथ हो गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा ब्रेक होके। सेम काम हमारा यहाँ क्या, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ कराया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेड क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको देखिए क्या कहा गया है, उदाहरण 2 और 3 में जिंक तथा लेड दोनों तत्वों ने कॉपर को अभिक्रिया में उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, इसलिए कॉपर जिंक क्लोराइड जिंक तथा लेड दोनों से कम अभिक्रियाशील है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। इसके साथ बात आती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट AB है प्लस हमारे पास CD है, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दूर वाले भाई साहब एक हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे पास वाले प्लस माइनस, लेकिन प्लस को पहले लिखेंगे और माइनस को बाद में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में
यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया AB + CD, तो AD + CB हमारा हो जाता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहले मैं इजी वाला बताता हूँ। NaCl है और AgNO3 है। Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, NO3 पे नेगेटिव। तो यहाँ से NaNO3 एक साथ हो गया, AgCl एक साथ हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा देखिए BaCl2 + H2SO4, तो BaSO4 एक साथ हो गया, HCl यहाँ हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे NaNO3 + AgCl, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि ये उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, पेपर में काफ़ी पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या करें, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन या तो इंक्रीज करेगा या तो जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो डिक्रीज करेगा, तो इसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, CO2, तो देखिए यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए है ये, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होता है, ठीक है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए क्या दिया गया है हमको, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे P4 + 5O2, तो P2O5 बन गया। तीसरा है देखिए कॉपर और ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। उपचयन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ H2S है, ठीक है, H2S है, Br2 है। यहाँ पे देखिए क्या है, सल्फर के साथ में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सल्फर के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, इनको रिडक्शन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेम टू सेम वही काम है सारी चीज़ें। अब बात आती है अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, अब उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन को इंक्रीज कर दीजिए और ऑक्सीजन को डिक्रीज कर दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, CuO + H2, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। हाइड्रोजन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसको हम अभी आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे ZnO दिया गया है, ZnO के साथ में कार्बन है, तो Zn से ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, कभी कभी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, मतलब अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए कि अपचयन उपचयन दोनों हो, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, रेड कैट NOx, रिडक्शन होगा तो कैथोड और हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे चाहें, आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे क्या है, आपको सेब दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये सेब क्या है, अभी बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन अब ये क्या हो गया है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझाई गई है। अब समझते हैं पहले इसको रिएक्शन के थ्रू। देखिए क्या, ZnO + C गिव्स ZnCO। तो देखिए Zn ने क्या किया, ऑक्सीजन को डिक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, Zn से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग भी देखने को मिल रही, ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। तो इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। अब बात आती ऑक्सीकारक क्या हैं।
वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब जो ऑक्सीजन दे और हाइड्रोजन को हटाए उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। दूसरा क्या है? अवकारक। तो जो ऑक्सीजन को हटाए और हाइड्रोजन को दे उनको अवकारक कहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यह उपरोक्त उदाहरण CuO कॉपर ऑक्साइड का कॉपर अपचयन यानी अवकरण होता है, अतः CuO कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है। चूँकि CuO उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड एक हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। इसी के साथ में क्या दिया गया है? हाइड्रोजन से जल जो है H2O में ऑक्सीकृत होता है, और कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें से हटने के लिए उत्तरदायी होता है। तो H2 हमारा क्या है? अवकारक है। तो शॉर्ट में याद रखेंगे क्या? H2 क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है। उपचयित पदार्थ CuO जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन प्रदान करता है। अवकारक जो ऑक्सीजन के हटाने के लिए यानी कमी के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात आती है उपचयन का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अपक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, जिसमें धातु का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता हो जाना सामान्य उदाहरण है। तो यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? रेंसिडिटी की बात करने जा रहे हैं, कोरिजन की यानी कि जंग लगने की, संक्षारण की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम अपने अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 2 कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से देखिए। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके पार्ट नंबर 3 में ये चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।